नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सिकवाल के ऑनलाइन हब में आप सभी का स्वागत। आज सुबह 9 बजे वाली जो क्लास नहीं हो पाई थी, उस क्लास को किसी कारणवश रद्द कर दिया गया था, उसको मैं अब करा रहा हूं। राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ रहे थे अपन, और लोक नृत्य में जो है प्यारे विद्यार्थियों अपन ने बेसिक परिचय के बारे में पढ़ा था। आज अपन एक एक डांस के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, एक एक नृत्य को पूरा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान के लोक नृत्य। और लोक नृत्य में जो आज अपन चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले क्षेत्र विशेष के, पर्टिकुलर किसी एरिया के नृत्य के बारे में बात करेंगे कि ये नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, इस नृत्य को करने वाले कौन होते हैं, इस नृत्य की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ये सारी बातें अपन लोक नृत्य में चर्चाएं करने वाले हैं। पहला जो आज का मैं नृत्य लेने जा रहा हूं, उस नृत्य का नाम है तेरे ताली नृत्य। हालांकि ये एक व्यावसायिक नृत्य भी है और ये पर्टिकुलर एक एरिया का नृत्य भी है, तेरे ताली नृत्य। मैं प्यारे बच्चों तेरे ताली नृत्य की अगर बात करूं तो तेरे ताली नृत्य कहां किया जाता है? ये किया जाता है रुणेचा। और रुणेचा कहां पे है? तो रुणेचा है रामदेवरा। रुणेचा कहां पे बेटा? रामदेवरा। और रामदेवरा अपने पोखरण, और पोखरण अपने कहां पे है? जैसलमेर। यहां पे एक नृत्य किया जाता है और उस नृत्य का नाम क्या है बेटा? तो उस नृत्य का नाम है तेरे ताली नृत्य। देखो नाम से पता चलता है तेरे ताली, ऐसा नहीं कि तेरे बार तालियां बजाना ना, तेरे बार तालियां बजाना। इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें शरीर पर तेरे मजीरे बांध करके नृत्य किया जाता है। इसमें शरीर पर कितने मजीरे बांधे जाते हैं? तेरे मजीरे बांध करके नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको अपन क्या बोला करते हैं? तेरे ताली नृत्य बोला करते हैं। शरीर पर कितने मजीरे बांधे जाएंगे? तेरे मजीरे। शरीर पर तेरे मजीरे, या अपन कह सकते हैं ताल। ताल बांधकर नृत्य किया जाता है, मजीरे कह सकते हैं, ताल बांधकर नृत्य किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कितने मजीरे बांधे जाते हैं, तो तेरे मजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है, तेरे नजीरे बांधकर किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला करते हैं? तेरे ताल। या मजीरे को अपन क्या बोलते हैं? ताल। इसलिए इस नृत्य का नाम ही क्या पड़ गया? तेरे ताली नृत्य कहा जाता है। ये नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है। नाम से पता चल रहा है कि महिलाओं द्वारा किया जाएगा, क्योंकि देखो पुरुष प्रधान होता तो इसका नाम तेरे ताला होता है ना, इसका नाम तेरे ताला होता। लेकिन नाम क्या दिख रहा है आपको? तेरे ताली। ताली, ताली क्या होती है? तो ताली अपन बोलते हैं महिला स्त्रीलिंग को, और ताला किसको बोलते हैं? पुरुष लिंग को, यानी पुल्लिंग को बोला करते हैं। यहां पे ताली है, इसका मतलब कौन करेगी? महिलाएं, यानी कि महिला प्रधान नृत्य है। अगर आपसे पूछ ले कि ये नृत्य कैसा नृत्य है, तो महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी कि महिला प्रधान नृत्य है अपने तेरे ताली नृत्य। इस तेरे ताली नृत्य की कुछ विशेषताएं पहले मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको सारी चीजें ऐसे याद हो जाएगी। देखो बेटा, ये अपना क्या है? राजस्थान। ये अपना क्या है? राजस्थान। और राजस्थान में यहां पे एक जगह हुआ करती है जिसका नाम है पाली। यहां पे एक जगह है जिसका नाम क्या? पाली। पाली जिला है ना यहाँ पे, और इस पाली जिले में एक जगह हुआ करती है, ये जगह, और इस जगह का नाम है पादरला। पादरला गांव। कौन सा गांव बेटा? पादरला गांव। और ये पादरला गांव कहां पे है? तो पादरला गांव अपने पाली में है। इस गांव में इस नृत्य का उद्गम होता है, लेकिन इस गांव का नाम क्या है? पाद। धीरे धीरे बोलना अपने को, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। पादरेला, पादरेला, पादरला गांव। कौन सा गांव बेटा? पादरला गांव। और पादरला गांव कहां पे है? तो पाली में। तो इस गांव में जैसे नृत्य का जन्म हुआ, इस नृत्य का दम घुटने लगा, नृत्य का भाग भाई भाग, हाथ में चपलियां उठा और यहां से रवाना। इस गांव में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, क्योंकि गांव का नाम ही क्या है? पादरेला। फिर इस नृत्य का यहां पे दम घुटने लगा, नृत्य यहां से चुपचाप रवाना हुआ और कहां चला गया? बाबा रामदेव जी के मेले में। कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि तेरे ताली नृत्य का उद्गम कहां हुआ, तो पादरेला, इस पादरला गांव में इसका नृत्य का जन्म हुआ। लेकिन इस गांव में दम घुटा, नृत्य कहां चला गया था? अपने रामदेव जी के मेले में। यहां जाकर के नृत्य करना शुरू कौन सी जाति की महिलाएं करती हैं? कामड़ जाति की महिलाएं। अगर आपसे पूछे कि नृत्य कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाएं। और इसकी जो प्रमुख नृत्यांगना है उसका नाम है मांगी बाई। राजेंद्र, हाँ जी बेटा बोलिए। अगर कोई भी सवाल हो किसी भी प्रकार का, तो वो आप पूछ सकते हो ना, वो आप पूछ सकते हो। चलो अब मैं वापस बता देता हूं आपको सारी बातें कि नृत्य मूलतः पादरला गांव, और पादरला गांव कहां पे बेटा? पाली। पाली का है, यानी कि इस नृत्य का जो उद्गम हुआ था, इस नृत्य का उद्गम हुआ था अपने पादरला गांव पाली में, लेकिन नृत्य किया कहां जाता है? तो रामदेव जी के मेले में। यह नृत्य
यह नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले में, बाबा रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कौन सी जाति की महिलाएं? कामड़ जाति की महिलाएं। बहुत सी बार पूछा हुआ है कि कौन सी महिलाएं करती हैं, तो कामड़ जाति की महिला द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की जो सबसे खासम खास विशेषता है, जो इस नृत्य को जो अलग बनाती है सभी नृत्यों से, वो इस नृत्य की सबसे खास विशेषता यह है कि इस नृत्य को बैठकर किया जाता है। देखो, बैठकर कभी कोई डांस किया जा सकता है क्या? आपको मैं कहूं कि बैठकर नाचो, तो आप क्या करोगे? यूं यूं करके वहीं का वहीं शरीर को हिला लोगे। पर बैठ के और कोई डांस किया जाएगा क्या? डांस हमेशा पैरों से किया जाता है। अपना उचके ना, अपने पैर ना उठे, तो बताओ डांस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन इस नृत्य की सबसे खास विशेषता यह है, जो इस नृत्य को सबसे अलग बनाता है, कि यह नृत्य बैठकर किया जाता है। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि यह नृत्य कैसे किया जाता है, तो बैठकर किया जाता है। इस नृत्य को जो सभी नृत्यों से अलग बनाती है वो विशेषता यह है कि यह नृत्य बैठकर किया जाता है। अब आप कहोगे कि सर करके बताओ, बैठकर तो कैसे किया जाएगा नृत्य? हाथों में जो ये दायां पैर होता है, इस दाएं पैर पर 9 मजीरे बांध दिए जाते हैं। एक मजीरा यहां कंधे पर, दूसरा मजीरा इस कंधे पर, एक मजीरा कोहनी पर और एक मजीरा अपने हाथ की अंगुली पर। फिर बाद में इसको यूं बैठ करके यूं यूं कर करके यूं कर करके फिर बजाया जाता है, फिर वापिस उसको यूं पैर पे मारा जाता है उस मजीरे को, और बहुत शानदार धुन के साथ ये नृत्य किया जाता है। इसकी प्रमुख नृत्यांगना की अगर मैं बात करूं कि इसकी जो प्रमुख डांसर हैं, प्रमुख नृत्यांगना, तो इसकी प्रमुख नृत्यांगना हो जाएगी बेटा मांगी बाई। जो ये डांस करती हैं, सबसे अच्छा डांस कौन करती है? मांगी बाई द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कितनी बार पूछा गया है कि तेरे ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है? तो मांगी बाई। फ्री पॉकेट में डांस नहीं किया जाता है। आप लोग किसी दोस्त की बंदोली में जाओगे, आप वहां जाकर के फ्री पॉकेट में कटवट निकाल के आ जाओगे, डांस करके आ जाओगे, लेकिन इस नृत्य को करने से पहले पैसे लिए जाते हैं। इसका मतलब ये कैसा नृत्य है? यह एक व्यावसायिक नृत्य है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। इस नृत्य की अगर मैं बात करूं तो यह नृत्य कैसा नृत्य है? एक व्यावसायिक नृत्य है, मतलब इसमें पैसे लेकर के फिर बाद में नृत्य किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हुए हैं? इसमें 2-3 प्रमुख कलाकार हैं, जिनका नाम अक्सर एग्जाम में 3-4 नाम दे दिए जाते हैं और उन नामों के आधार पर पूछ लिया जाता है कि ये किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। तो इसके अगर बेटा आपके प्रमुख कलाकार पूछे तो एक का नाम है कमलदास परमदास कलाकार। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनका नाम है कमलदास। नाम क्या क्या है बेटा? एक का नाम तो है कमलदास और दूसरे व्यक्ति का नाम है परमदास। एक का नाम तो हो जाएगा कमलदास परमदास मोहिनी, परमदास मोहिनी। इसके अलावा लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास। यहां पे आपको दास 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 दिखेंगे कि कमलदास परमदास लक्ष्मण दास, कमलदास परमदास लक्ष्मण दास मोहिनी। आप कहोगे सर आपने एक बात बताई है कि ये नृत्य महिला प्रधान है, कि ये नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखो महिला प्रधान, फिर सर आप यहां पर ऐसे कैसे इनका नाम लिखा सकते हो? कमलदास तो एक आदमी दिख रहा है, परमदास तो एक आदमी दिख रहा है, लक्ष्मण दास तो एक आदमी दिख रहा है, ये आदमी कहां से टपक गए? तो बेटा ये आदमी यहां पर जो है ना, जब नाचेगी तो ढोल बजाने वाला भी चाहिए, जब नाचेगी तब यहां पर थाली बजाने वाला भी चाहिए, ताकि उन वाद्य यंत्रों के साथ ताल से ताल मिलाकर नृत्य किया जाए। तो ये सभी जो कलाकार हैं ये इस नृत्य के दौरान वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। अब देखो मैंने ये नहीं कहा कि ये यहाँ के डांसर हैं, देखो मैंने कहीं पर भी ये बात नहीं बताई कि ये सारे के सारे डांसर हैं। मतलब ये क्या है? तो ये यहां वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। सभी कलाकार वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये जो कलाकार बताए मैंने, ये सारे के सारे कलाकार यहां पर क्या करेंगे बेटा? वाद्य यंत्र बजाने का काम करेंगे। फिर बाद में अगर आपसे एक बात और पूछी जा सकती है इस नृत्य के बारे में कि इस नृत्य के प्रमुख जो ना प्रमुख विशेषता क्या है, इस नृत्य को क्या हाव भाव होते हैं? अगर इस नृत्य के हाव भाव पूछ ले या फिर इस नृत्य की विशेषता पूछ ले, तो इस नृत्य को करते समय जो हाव भाव किए जाते हैं वो होते हैं अनाज काटना,
अनाज पीसना, अनाज कूटना, इसके अलावा अनाज पकाना यानी रोटी बनाना, ऐसे हाव भाव। जैसे इस नृत्य को करते समय वो नृत्यांगना जो ना यूं 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 करके करती है, यूं बजाती है, यूं लगता है जैसे वो क्या बना रही है, रोटी बना रही है। फिर बाद में यूं कर करके यूं कर करके किया जाता है, यूं लगता है जैसे वो अनाज काट रही है। फिर उसको यूं किया जाता है, यूं किया जाता है तो यूं लगता है जैसे वो अनाज को पीट रही है, अनाज को पीस रही है। तो इसमें सारे के सारी बातें जो भाव भाव होते हैं वो घरेलू कार्य के। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि घरेलू कार्य के हाव भाव किस नृत्य में होते हैं, तो आप क्या बताओगे? तेरे ताली नृत्य में। नृत्य में हाव भाव घरेलू कार्य, घरेलू कार्य का मतलब जान गए, अपने घर का काम। रोटियां कहां बनाई जाएगी? खेत में बनाई जाएगी क्या? रोटियां कहां बनाई जाएगी? सड़क पे बनाई जाएगी? नहीं सर, रोटियां तो अपने घर में ही बनाई जाएगी, यानी घर में। तो हाव भाव घरेलू कार्य के। और सभी के सभी हाव भाव होते हैं वो अनाज से संबंधित होते हैं। जितने भी इसमें हाव भाव दर्शाए जाते हैं वो सारे के सारे हाव भाव किससे रिलेटेड होते हैं बेटा? अनाज से संबंधित तो होते हैं, याद रखना। और मांगी बाई के बारे में पूछ ले, इनका जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म हुआ था बनीला गांव चित्तौड़गढ़ में। इनका जन्म कहां हुआ था? बनीला गांव चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। एक बात और याद रख लेना, मैं यही बता देता हूं कि मांगी बाई का जन्म कहां पे है? प्रमुख नृत्यांगना। मांगी बाई का नाम नहीं लिखा क्या अपन ने? प्रमुख नृत्यांगना, प्रमुख नृत्यांगना मांगी बाई। इस मांगी बाई की मैं 2-4 विशेषता बता देता हूं। मांगी बाई, ये जो मांगी बाई है ना, इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है बनियाला गांव। और बनियाला गांव कहां पे है? तो बनियाला गांव चित्तौड़गढ़। बनियाला गांव चित्तौड़गढ़ में मांगी बाई का जन्म हुआ था। मांगी बाई का जन्म कहां हुआ? तो बनियाला गांव चित्तौड़गढ़ में मांगी बाई का जन्म हुआ। उसके बाद ये इंटरनेशनल कलाकार हैं। राजस्थान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विश्व में इन्होंने विभिन्न देशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। विश्व के कौन कौन से देशों में ये गई? तो लंदन, अमेरिका, इटली, स्पेन। लंदन, अमेरिका, इटली, स्पेन, इन देशों में अपनी कलाकारी का इन्होंने परचम छोड़ा। यानी कि ये इंटरनेशनल कलाकार लंदन, अमेरिका, इटली, स्पेन में अपनी कला का प्रदर्शन किया, अपनी कला का प्रदर्शन किया। इन्होंने जो है इन सारी जगह अपनी कला का प्रदर्शन किया। किसके द्वारा ये सारी कला का प्रदर्शन किया गया था? अपने मांगी बाई के द्वारा। आपसे पूछ लिया जाए तो मांगी बाई ने इन सारी जगह अपनी कला का प्रदर्शन किया, मतलब ये कैसी कलाकार हो गई? इंटरनेशनल कलाकार हो गई। बेटा आपको मेरे हिसाब से तेरे ताली नृत्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तेरे ताली नृत्य रुणेचा, रामदेवरा, पोखरण, जैसलमेर में किया जाता है। शरीर पर तेरे मजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। महिला प्रधान नृत्य है। नृत्य मूलतः पादरला गांव पाली का हुआ करता है। ये नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य बैठकर किया जाता है। इसकी प्रमुख नृत्यांगना मांगी बाई है। मांगी बाई का जन्म बनियाला गांव चित्तौड़गढ़ में हुआ। इन्होंने विश्व के विभिन्न देशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो स्पेन है, इटली है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। इन देशों में इन्होंने जो है, जर्मनी है, इन देशों में इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। इसके अन्य कलाकार जो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं उसमें कमला दास है, परम दास है, लक्ष्मण दास है। दास 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 जहां दिखे अपने टिक कर देना तेरे ताली नृत्य। ये एक व्यावसायिक नृत्य है। ये सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इसमें हाव भाव सारे के सारे घरेलू हाव भाव होते हैं, जैसे अनाज पीसना, अनाज कूटना, अनाज निकालना, खाना पकाना। ये सारे हाव भाव अपने किस नृत्य में हुआ करते हैं? तो तेरे ताली नृत्य में हुआ करते हैं। बाकी ये मैंने मांगी बाई की विशेषता आपको बताई दी है। अब मैं अगले नृत्य की तरफ बढ़ता हूं। एक नृत्य अपन और देखते हैं इसी से रिलेटेड। और अगला नृत्य अपना कौन सा आएगा बेटा? तो अगला नृत्य आएगा अग्नि नृत्य, बादी डांस। राजस्थान में अग्नि को क्या बोलते हैं? बादी, यानी कि अग्नि नृत्य। देखो बेटा, जब मैंने आपको एक संत संप्रदाय पढ़ाया था, जसनाती संप्रदाय, तभी भी मैंने इस अग्नि नृत्य के बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको बताई थी। तब भी अपने इस अग्नि नृत्य के बारे में चर्चाएं की थी। अग्नि नृत्य की अगर मैं बात करूं तो ये नृत्य जो है, ये नृत्य कहां का है? जगह पूछे, स्थान, तो अपने स्थान बताना है कि ये नृत्य कतरियासर, कतरियासर। और ये कतरियासर कहां पे है? तो कतरियासर है बीकानेर। किस संप्रदाय से संबंधित है? अगर इस नृत्य का एक संप्रदाय भी पूछा जाएगा आपसे, किस नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपने याद रखना है कि जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय।
इसका संबंध किससे है? तो अपने जसनाती संप्रदाय से इसका संबंध है। अग्नि नृत्य का संबंध जसनाती संप्रदाय से। स्थान कहां पे है? तो कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो यह नृत्य पूर्ण रूप से पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य कैसा नृत्य है बेटा? पुरुष प्रधान नृत्य है। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा यह नृत्य कैसा नृत्य है, तो आप बताओगे कि यह पुरुष प्रधान नृत्य हुआ करता है। इस नृत्य की अगर आपसे और विशेषता पूछे तो अपने बताना है कि धधकते हुए अंगारों पर। कैसे अंगारों पर? धधकते हुए अंगारे, जो अंगारे होते हैं ना खीरे, उस धधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। धधकते हुए अंगारों पर, धधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य किस पर किया जाता है? तो धधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की जो सबसे खास बात यह है कि धधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। संप्रदाय पूछे तो जसनाती संप्रदाय है। स्थान पूछे तो कतरियासर बीकानेर इसका प्रमुख स्थान हुआ करता है। फिर बाद में अगर अपन इस नृत्य की और ज्यादा विशेषता में जाएं और इसके बारे में बात करें, अग्नि नृत्य के बारे में, तो एक बात और याद रखना बेटा कि जो ये धधकते हुए अंगारे होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? तो इसको धूणा। धधकते अंगारों को धूणा बोला जाता है। धूणा बोला जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस नृत्य को करने वालों के जो नर्तक होते हैं उनके पैरों में कुछ नहीं होता है। जो भी इस नृत्य को करते, देखो एक कोई भी अंगारा आज अपने घर पे ट्राई करके देख लेना, कर मत लेना कहीं यूनियो के सर ने कहा था हमने कर ही लिया, तो ऐसे करना नहीं है ना, करना नहीं है। अपने अंगारा होता है, कभी अपन ऐसे चूल्हे के पास तब तापते हैं सर्दी के दिनों में, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर अंगारा अगर हमारे शरीर के कहीं भी टच हो जाता है तो वहां एक फफूंदा बन जाता है, वहां फूल जाता है, या वहां दर्द हो जाता है, वहां जो एक घाव बन जाता है। लेकिन इस नृत्य के जो नर्तक होते हैं नंगे पांव उन धधकते हुए अंगारों के ऊपर डांस करते हैं। धधकते हुए अंगारों पर डांस करने का मतलब यूं नहीं अंगारों पर खड़े होकर के यूं यूं करके डांस कर रहे हैं, ऐसे नहीं। वो अंगारों के ऊपर से निकलते हैं, वापिस यूं डांस करते 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 आते हैं, फिर अंगारों के ऊपर डांस करते हैं। इस प्रकार का एक नृत्य है। फिर भी उनके पैर नहीं जलते, पैर पर एक भी घाव नहीं बनता है। ये जसनाथ जी की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि मानी जाती है। धधकते हुए अंगारों को क्या बोलते हैं बेटा? धूणा बोला जाता है। जब ये नृत्य करते हैं तब एक उद्घोष करते हैं, और वो उद्घोष क्या कहलाता है? तो उद्घोष कहलाता है फतेह फतेह। नृत्य के दौरान फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। फतेह फतेह का क्या किया जाता है बेटा? उद्घोष किया जाता है। किस नृत्य के दौरान फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है? तो अपने जसनाती संप्रदाय के नृत्य के दौरान, जब ये नृत्य किया जाता है उस दौरान यहां पर फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। ये अपने सबसे खास विशेषता है इस नृत्य की। फिर अगर अपन इस नृत्य की और विशेषता की बात करें कि इस नृत्य की और कौन सी प्रमुख विशेषता हुआ करती है, तो देखो बेटा इस नृत्य के कुछ हाव भाव जो भी पूछे हुए हैं कि नृत्य के दौरान कैसे हाव भाव हुआ करते हैं, तो इसमें हाव भाव होते हैं हल चलाना। इसमें हाव भाव क्या होते हैं? हल चलाना। यानी कि वो जो धधकते हुए अंगारे होते हैं उन अंगारों को अपने पैर से उछालते हुए जाते हैं। अंगारे दोनों तरफ उछल जाते हैं, बीच में यूं एक गैलरी टाइप बन जाता है। और कभी भी देखना अपने खेतों में यूं हल चलता है, तो हल चलता है तो वो क्या हो जाते हैं, उनके बीच में जो ना उनके बीच में से छेद से बन जाते हैं, बीच में गलेरी बन जाती हैं। तो इस नृत्य का हाव भाव क्या होता है? तो हल चलाना, मतीरे फोड़ना। यानी कि इस नृत्य के ऊपर यूं कूदते हैं तो वो अंगारे फूटते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कोई मतीरे फोड़ रहे हैं। उनको आग नहीं लगती, उनको मतीरे जैसा आभास होता है। तो हाव भाव क्या हो गए? हल जोतना, हल जोतना, मतीरे फोड़ना, मतीरे फोड़ना। ये इस नृत्य के क्या होते हैं बेटा? हाव भाव होते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। फिर अगर मैं और बात करूं आप लोगों से इस नृत्य की, तो इस नृत्य की और महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो अगली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये जो नृत्य है होली के अवसर पर, यह नृत्य होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है।
आपसे कभी पूछे कि नृत्य किस अवसर पर किया जाता है तो आप क्या बताओगे? अपने होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और अपने को इस नृत्य के बारे में पूछ ले और क्या बात याद रखनी है, तो इसमें नृत्य के दौरान ढोल, थाली, बांकिया, ढोल, थाली, बांकिया, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र पूछ ले इस नृत्य के दौरान तो वाद्य यंत्र कौन से प्रयोग किए जाएंगे? ढोल का प्रयोग किया जाएगा, थाली का प्रयोग किया जाएगा। ढोल, थाली व बांकिया, इन वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ढोल, थाली व बांकिया वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये सारी बातें अपने इस नृत्य के बारे में याद रखनी है। कौन से नृत्य की बात की अपन ने? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का स्थान पूछे, कत्रियासर बीकानेर। कौन करते हैं? पुरुष प्रधान नृत्य है। किस संप्रदाय से संबंधित? जसनाती संप्रदाय। किस पर करते हैं? धधकते हुए अंगारों पर करते हैं। धधकते हुए अंगारे क्या कहलाते हैं? धूणा कहलाते हैं। फिर अपन ने देखा इस नृत्य में दौरान कौन सा उद्घोष करते हैं? फतेह। फतेह, फतेह का मतलब क्या होता है? जीत लेना। हाव भाव क्या होते हैं? हल जोतना, मतिरे फोड़ना। नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? तो याद रखना, रात्रि काल में। ये नृत्य किया कब जाता है? रात्रि काल में। देखो दिन में करेंगे तो अंगारे दिखेंगे क्या? नहीं, अपने को यूं लगेगा कि यार ये बुझे हुए अंगारों पर डांस कर रहे हैं। इसलिए इस नृत्य को किया ही कब जाता है? रात्रि काल में। वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाते हैं? तो ढोल, थाली वे बांकिया वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब जो नृत्य आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है, याद रखना, घूमर। ओ मारी घूमर छे नकराड़ी ओ, घूमर रमवानी जाशा। यानी घूमर डांस। घूमर गोल गोल घूम घूम के अपन नृत्य करते हैं, उससे अपन नृत्य को नाम क्या दे दिया? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य की सारी विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस घूमर नृत्य की सारी विशेषताएं अपने को याद होनी चाहिए। देखो बेटा, अगर इस नृत्य की बात करें तो यह नृत्य मूलतः मध्य एशिया का है। यह नृत्य मूलतः मध्य एशिया का है। घूमर नृत्य के बारे में पूछे तो यह नृत्य मूलतः मध्य एशिया का है। याद रह जाएगा, नृत्य मूलतः कहां का है? मध्य एशिया का। भारत में कहां आया? तो भारत में यह नृत्य सर्वप्रथम लखनऊ घराने द्वारा लाया गया था। भारत में इस नृत्य को सर्वप्रथम लखनऊ घराना, भारत में सर्वप्रथम लखनऊ घराने द्वारा लाया गया। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में इस नृत्य को कौन लाया? एक बार जल्दी कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में क्या इस नृत्य को राजपूत लेकर आए थे या इस नृत्य को कोई और लेकर आए थे? क्योंकि आप लोगों की जानकारी भी तो मुझे पता चले कि हाँ, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं अभी लाइव, उन सभी विद्यार्थियों को इस नृत्य के बारे में क्या जानकारी है उनको भी तो पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहां वर्तमान में इस नृत्य को राजपूत घराने में बहुत ज्यादा प्रचलन है। लेकिन याद रखना बेटा कि इस नृत्य को राजपूत शासकों द्वारा या राजपूत घराने द्वारा नहीं लाया गया था। इस नृत्य को राजस्थान में भील जाति द्वारा लाया गया था। राजस्थान में नृत्य को भील जाति द्वारा, राजस्थान में नृत्य को भील जाति द्वारा लाया गया। आप कहोगे कि सर मजाक हो गई, तो ना मजाक हो गई। किनके द्वारा लाया गया था? भील जाति के द्वारा लाया गया था। और भील जाति के व्यक्ति किस नृत्य के रूप में इसे लेकर आए? तो घूमरा नृत्य के रूप में। भील जाति के व्यक्ति घूमरा नृत्य के रूप में इसे लेकर आए, घूमरा नृत्य के रूप में लाए। घूमरा नृत्य के रूप में इसे राजस्थान लेकर आए थे। यानी भील जाति का एक नृत्य आप लोगों को नाम सुना होगा, घूमरा। वो घूमरा नृत्य के रूप में इसे कौन लेकर आए थे? तो घूमरा नृत्य के रूप में भील जाति के व्यक्ति इस नृत्य को अपने राजस्थान लेकर आते हैं। यहां तक सभी विद्यार्थियों का क्लियर हो गया? यानी अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में इस नृत्य को कौन लेकर आए, तो भील जाति के। वेरी गुड बेटा। फिर देखो, अब वर्तमान में यह नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो वर्तमान में यह नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। हालांकि घूमर नृत्य सब जगह करते हैं, घूमर अपने जयपुर में भी करते हैं, घूमर अपन शादी ब्याह में हर जगह करते हैं। लेकिन फिर भी पूछ ले नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो घूमर नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है।
घूमर नृत्य किनका प्रसिद्ध है बेटा? जोधपुर का। ये राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। देखो हमारे राज्य का वृक्ष है, राज्य पुष्प है, राज्य पक्षी है, राज्य पशु है, राज्य मिठाई है, राज्य फल है, तो उसी प्रकार राज्य वाद्य यंत्र होता है, उसी प्रकार हमारा राज्य नृत्य भी है। और राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर। इसको मैं अलग कलर में ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। यह राज्य लोक नृत्य है। ये कैसा नृत्य है? राज्य लोक नृत्य है। सबसे खास विशेषता है कि हमारे राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है, तो वो अपने को याद रखना है, घूमर है। और आगे बात करें घूमर की, तो इस घूमर नृत्य की बात और याद रखना बेटा कि इस घूमर नृत्य की जो अगली खासम खास विशेषता है, वो विशेषता क्या है? इस नृत्य को करते समय जो घाघरे की घेर होती है वो 8 घेरों में घूमती है। कितनी घेर में? 8 घेर में घूमती है। और 8 घेर में घूमती है जिसे क्या बोला करते हैं? तो सवाई। ये एक बार आरएस जैसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि इस नृत्य के दौरान जो घूमर घेर डाली जाती है, जो स्टेप होती है, वो कितनी स्टेप होती है? तो 8 स्टेप। कभी भी घूमर वालों को देखना यूं एकदम यूं घूमती है, वो पूरा घाघरा इधर घूम गया। फिर इसमें मेन घूमर में घूमता क्या है? घाघरे तो घुमा करता है। तो इस नृत्य के दौरान घाघरे की कितनी स्टेप होती है, कितनी घेर होती है? तो 8 घेर होती है। 8 घेर को क्या बोलते हैं? तो सवाई बोलते हैं। यह सबसे खास विशेषता है इस नृत्य की। इस नृत्य में घाघरे की 8 घेर होती हैं। स्टेप कह सकते हैं अपन इसे अंग्रेजी में, या अपन हिंदी में इसको घेर बोल सकते हैं। 8 घेर होती हैं जिसे सवाई कहते हैं, जिसे सवाई कहते हैं। बाकी बात यह है कि किनके द्वारा किया जाता है? तो महिला प्रधान नृत्य। यह महिला प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य बेटा? ये महिला प्रधान नृत्य है। घूमर तो सबको पता है। घाघरा तो कौन पहनेगी? महिलाएं पहनेगी या पुरुष पहनेंगे? नहीं पहन सकते ना। रणवीर सिंह जैसे हीरो होंगे तो वो घाघरा भी पहन के आ सकते हैं। रणवीर सिंह जैसे को कुछ पता नहीं होता कि घाघरे में और पैंट में फर्क भी होती है। वो कभी कभी अपनी जो पत्नी है दीपिका पादुकोण, उसका घाघरा पहन के भी जो है फोटो खिंचाना आ जाता है कि ये मेरे लुगाई का घाघरा देखो देखो, फोटो खींचो फोटो खींचो। तो उनके जैसे तो आ सकते हैं हीरो रणवीर कपूर जैसे, तो रणवीर सिंह जैसे। तो बाकी हर कोई घाघरा थोड़ी नहीं पहनेंगे। तो घाघरा कौन पहनेगी? महिलाएं। इसका मतलब ये कैसा नृत्य है? महिला प्रधान नृत्य है। फिर इसके जो इस नृत्य के कुछ उपनाम हैं जो अपने को बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपनाम, इस नृत्य के उपनाम है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर। इसके अलावा इसे कहते हैं नृत्य का मान। नृत्य का मान। नृत्यों का सिरमौर कौन सा नृत्य कहलाता है? तो नृत्यों का सिरमौर भी कहलाता है अपने घूमर नृत्य। बाकी इसे नृत्यों का और क्या कहते हैं? तो नृत्य का मान कहते हैं। राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है, राज्य लोक नृत्य है। वापिस देखो अपने घूमर के बारे में। घूमर यह नृत्य मूलतः मध्य एशिया का है। भारत में सर्वप्रथम लखनऊ घराने द्वारा लाया गया। राजस्थान में लखनऊ घराने से लाया गया था। राजस्थान में लाने वाली जनजाति कौन है? भील जनजाति। भील जनजाति के द्वारा यह घुमरा नृत्य लाया गया था। वर्तमान में यह नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। यह राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। और इसके अलावा इस नृत्य में 8 घेर होती हैं जिसे सवाई कहते हैं। यह महिला प्रधान नृत्य है। उपनाम क्या है? तो इसे कहते हैं अपन नृत्यों का सिरमौर। इसे क्या बोलते हैं बेटा? नृत्यों का सिरमौर बोला करते हैं। ये सारी विशेषता अपने घूमर की होगी। घूमर के बाद एक नृत्य के बारे में और बात करते हैं जिसका नाम है अपने गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य यह भी कहां का प्रसिद्ध है? तो यह भी अपने जोधपुर का प्रसिद्ध हुआ करता है गुड़ला नृत्य। इस गुड़ला नृत्य को समझने के लिए पहले थोड़ा सा इसका इतिहास समझना पड़ेगा। अगर आप इतिहास समझोगे तो आपको गुड़ला नृत्य बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, यह अपना राजस्थान, यह अपना राजस्थान, इस राजस्थान में यह अपना जोधपुर। यहां पे क्या है? जोधपुर। जोधपुर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राव सातल देव। जोधपुर के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था राव सातल देव। इनका शासनकाल माना जाता है 1489 से 1492 ईस्वी। 4 साल रहे थे ये। 1489 से 1492 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। इनके समकालीन यहां अजमेर के सूबेदार हुआ करते थे और अजमेर के सूबेदार हुआ करते थे मल्लुक खा। कौन थे बेटा? मल्लुक खा। और इस मल्लुक खा का एक सेनापति हुआ करता था और इनके सेनापति का नाम था गुड़ले खा।
इनका सेनापति कौन था? गुड़लेखा। ये मल्लुखा कहां के सूबेदार थे? तो मल्लुखा अजमेर के सूबेदार थे। इनके सेनापति का नाम क्या था? गुड़लेखा हुआ करता था। और उस समय जोधपुर के राजा कौन थे? राव सातल देव। इस राव सातल देव को जो है इस गुड़लेखा की पुत्री बहुत पसंद आई थी। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? अगर आपसे पूछ ले इनकी पुत्री, तो इनकी पुत्री का नाम था बेटा गिंदोली। कौन सी ली? गिंदोली। ये गिंदोली इनको बहुत पसंद थी। एक दिन राव सातल देव जाते हैं और गुड़लेखा की छोरी यानी गिंदोली को जाकर के इजहार कर देते हैं, गिंदोली मुझसे शादी करोगे? गिंदोली का क्यों नहीं करेंगे, आप इतने स्मार्ट हो, इतने हैंडसम हो, आपसे कौन शादी नहीं करेगा? इन्होंने कहा मैं एक हिंदू राजा हूं, इनका मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप शादी करना चाहो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। तो ये राव सातल देव जो है इस गिंदोली को भगा लाए, गाना गाते हुए आए, भगा लाया हूं तुझे तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। तो ऐसे करके ये इनको भगा के कहां ले गए? जोधपुर। बताओ अब जब इसकी बेटी को वो भगा के ले जाएगा तो दोनों के बीच में शत्रुता होगी कि नहीं होगी? जाहिर सी बात है शत्रुता हो गई थी। लेकिन ये गुड़लेखा सातल देव का कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सातल देव उस समय बहुत प्रतापी शासक था, जोधपुर जितनी बड़ी रियासत का राजा था। तो ये बेचारा उनके लिए क्या क्या कर लेगा, इनके बस की बात नहीं थी। जब इनके बस की बात नहीं थी तो मल्लुखा जो है, मल्लुखा और सातल देव दोनों के बीच में भी एक आंकड़ा बढ़ जाता है। कौन सा आंकड़ा? 36 का आंकड़ा। तभी एक पर्व आता है, और बेटा कौन सा पर्व आता है? तो पर्व का नाम था अपने गणगौर का पर्व। कौन सा पर्व आ गया था उस समय? गणगौर का पर्व आ गया था। और गणगौर के पर्व में मारवाड़ की जो लड़कियां होती हैं वो बाहर खेजड़ी वृक्ष की पूजा करने के लिए जाती हैं। 16 दिन तक पूजा करती हैं। वैसे 18 दिन तक गणगौर का पर्व चलता है, लेकिन 16 दिन तक वो बाहर खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती हैं। जब वो 18 की 18 लड़कियां खेजड़ी वृक्ष की पूजा करने के लिए एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था पिपाड़ गांव, इस पिपाड़ गांव से बाहर, गांव के बाहर पूजा करने के लिए गई थी। कितनी लड़कियां थी? तो 140 कुंवारी लड़कियां। इसकी जानकारी मिल गई थी मल्लुखा को। मल्लुखा ने कहा हमारे यहां से अगर उसने एक लड़की उठाई तो हम जोधपुर से 140 उठाएंगे। मल्लुखा ने अपने सेनापति गुड़ले को बुलाया कि गुड़ला जा तू उन सारी लड़कियों का अपहरण करके ला। गुड़लेखा गया, सारी लड़कियां थाड़े वाड़े लेकर के सज धज के बाहर पूजा करने के लिए निकली हुई थी। सारी को कहा कि आपको जो है, आपको आपके राजा सातल देव ने बुलाया है, चलो सारी की सारी लड़कियां, आपको पारितोष मिलेगा। लड़कियां भोले जीव की होती, ज्यादा दिमाग लगाती नहीं है। और वो सारे के सारे उनके साथ रवाना, और सबका किडनैप करके परबतसर नागौर की तरफ रवाना हो गए थे। इसकी जानकारी राव सातल देव को मिल जाती है। राव सातल देव अपनी सेना के साथ परबतसर पहुंच जाते हैं, जहां गुड़लेखा और राव सातल देव दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। और उस युद्ध में जो है, उस युद्ध में ये गुड़लेखा मारा जाता है, और गुड़लेखा का सिर काट करके, ये गुड़लेखा का क्या हो गया? कटा हुआ सिर। ये कटा हुआ सिर उन लड़कियों को दे दिया, और लड़कियों ने क्या किया? इस गुड़ले के कटे हुए सिर में छेद किए, पूरे सिर में क्या किए? छेद किए। और छेद करके इस कटे हुए सिर को पूरे पिपाड़ गांव जोधपुर में घुमाया। और किस तिथि के दिन घुमाया बेटा? तो इसको घुमाया गया था चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी कि अपने शीतलाष्टमी के दिन, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन घुमाया गया था। इस घटना की याद में जो है, इस घटना के अगले दिन वैसे सातल देव की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो सातल देव घायल थे। तभी उनकी पत्नी गिंदोली उनके पास गई, और गिंदोली ने कहा कि मेरे पिता ने जो भी दुष्कर्म किया या जो भी कार्य किया था उसकी सजा उन्हें मिल गई, लेकिन मैं मेरे पिताजी की याद में इस प्रकार एक नृत्य का आयोजन करवाना चाहती हूं। तो उनके पिता, उन्होंने कहा, उनके पति ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप करवा दो। तो उस गुड़लेखा की जो याद में जो ना उनकी पुत्री गिंदोली द्वारा यहां पर इस प्रकार एक छिद्रित मटका लेकर के नृत्य किया गया। तब से ये एक परंपरा चल गई थी। इस प्रकार अपने यहां गुड़ला नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। गुड़लेखा का सिर काट के इसके छेद किए थे, इसलिए एक मटका लिया जाता है, और वो छिद्रित मटका होता है। और छिद्रित मटके में अनाज का आकड़े, कपास होता है ना, कपास के बीज डाल के या दीपक जला करके रात्रि काल में यह नृत्य किया जाता है। और यह भी किनके द्वारा किया जाता है बेटा? तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। सारी बातें समझ में आ गई? इनको मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको उतरा देता हूं ना, आप एक बार उतारने के लिए तैयार हो जाओ। गुड़ला नृत्य पूछा जाएगा आपसे, गुड़ला नृत्य कहां का था? आप बता ही दोगे कि यह नृत्य अपने कहां का हुआ करता है? पिपाड़ गांव। और पिपाड़ गांव कहां है? जोधपुर। यह नृत्य पिपाड़ गांव जोधपुर का प्रसिद्ध, पिपाड़ गांव जोधपुर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य पिपाड़ गांव जोधपुर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य
महिला प्रधान नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य है। नृत्य रात्रि काल में, नृत्य रात्रि काल में, रात्रि काल में छिद्रित मटका, छिद्रित मटका सिर पर रखकर, सिर पर रखकर किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि ये मटका कहां रखा जाता है, सिर पे रखकर नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? रात्रि काल में किया जाता है। छिद्रित मटका, छिद्रित मटका गुड़लेखा का प्रतीक होता है, गुड़लेखा का प्रतीक होता है। गुड़लेखा का प्रतीक होता है। नृत्य का जो आयोजन किया जाता है वो कब किया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी। नृत्य का आयोजन चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। वो 140 लड़कियों वाली बात भी लिखाऊं क्या? आप कहो तो लिखवा देते हैं, बाकी ऐसी कोई जरूरत है नहीं। आप कहोगे तो वो 140 लड़कियों वाली बात भी अपन लिखा देंगे ना, 140 लड़कियों वाली बात भी अपन लिखा देंगे। आप कहो तो लिखवा दो, बाकी अगर आप नहीं कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर भी चलो कोई बात नहीं, पॉइंट डाल के लिख ही लेते हैं। यह नृत्य पिपाड़ की 140 लड़कियों के अपहरण पर आधारित है। शॉर्ट में लिखवा दिया। अब वो सारी बातें लिखवाने की जरूरत नहीं है कि 140 लड़कियां थी, ये थी, वो थी, ये सारी बातें अपने को लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये आपको शॉर्ट में मैंने बता ही दिया है, तो आप याद रख लोगे। तो गुड़ला नृत्य समझ गए, पिपाड़ गांव जोधपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है, रात्रि काल में नृत्य किया जाता है, महिला प्रधान नृत्य है, छिद्रित मटका सिर पे रखकर नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में जो है, इस नृत्य में जो छिद्रित मटका होता है वो किसका प्रतीक होता है बेटा? तो वो जो छिद्रित मटका होता है वो यहां पर गुड़लेखा का प्रतीक होता है। जो छिद्रित मटका होता है वो किसका प्रतीक होता है? गुड़लेखा का प्रतीक होता है। उसके बाद वाले जो नृत्य हैं, अपने छोटे छोटे से नृत्य हैं, उन नृत्यों की चर्चाएं करेंगे अपन अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, जय भारत। मिलते हैं अपन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो यहां तक वाली चीजें आपको सारी समझ में आ गई? यहां तक वाली सारी बातें अपने को समझ में आ गई आज? तो ठीक है, अपन मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी बने रहे। धन्यवाद साथियों। ये आज अपन ने देखा था, एक अग्नि नृत्य देखा था, एक तेरे ताली नृत्य देखा था, एक अपन ने जो घूमर नृत्य देखा था, और एक अपन ने गुड़ला नृत्य देख लिया है। बाकी सारे नृत्य बताऊंगा मैं आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए बने रहे और जय हिंद, जय भारत प्यारे विद्यार्थियों।